नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों चलो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में उदारीकृत औद्योगिक नीति पहली बार घोषित की गई थी? यानी कि जो लिबरलाइज इंडस्ट्री पॉलिसी हो वो भारत में फर्स्ट टाइम कब अनाउंस की गई थी? तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर है वो है 1991 में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 विशिष्ट दिशाओं में ले जाना है। तो दोस्तों जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, पहले तो आपको बताता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जो इसको NEP के नाम से पॉपुलरली है जो जाना जाता है। अब दोस्तों जो NEP है इसका मतलब क्या होता है? NEP का मतलब होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है LPG। अब LPG का मतलब क्या होता है? LPG की फुल फॉर्म है वो क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों ये LPG है क्या? ये LPG है कि जिसे भारत में आर्थिक सुधारों के लिए लाया गया था 1991 में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, स्टॉक के संबंध में किस वैधानिक निकाय के पास शक्ति है? ठीक है, तो दोस्तों वो किसके पास है? सेबी के पास। अब सेबी का मतलब क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये है जो इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था? 12 अप्रैल 1988 में। और इसे जो पावर दी गई थी, जो ये वाली स्टैचुरी पावर दी गई थी वो दी गई थी 30 जनवरी 1992 में। और इसके दोस्तों इसके साथ ही इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? अजय त्यागी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत में विदेशी पूंजी का मुख्य स्रोत क्या है? ए लोन फ्रॉम द अब्रॉड, यानी कि विदेशों से कर्ज लेना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों में निवेश करना, या बोथ या फिर नन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बोथ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा कुल सरकारी व्यय का एक हिस्सा है जिसे पूरा किया जाता है किसके द्वारा? इम्पोजिंग मोर टैक्स, यानी कि ज़्यादा कर लगा के, बोरिंग उधार लेके, सेलिंग शेयरिंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट द्वारा जो निर्धारित शेयर होता है उसकी बिक्री करके, या आला उद्योग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बोरिंग करके, उधार लेके। अब राजकोषीय घाटा होता है क्या है? जो होता है कि राजकोषीय सरकारी व्यय से ज़्यादा जब सरकारी राजस्व होता है, यानी कि जितना उनके पास मनी उससे ज़्यादा उनका खर्चा हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है? बोरिंग बोला जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1991 की औद्योगिक नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्योग की संख्या 17 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 8। 17 से घटाकर वो 8 कर दी गई थी। जो पब्लिक सेक्टर होते थे उसकी जो इंडस्ट्री जो रिजर्व था वो 17 से करके वो कितनी कर दी गई थी? वो तो 8 कर दी गई थी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में वृद्धि क्या कहलाती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक योजना, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है आर्थिक विकास अगेन, और इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी होता है कि किसी चीज़ की अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी होता है अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, NEP के तहत कौन सा अधिनियम हटाया गया था? कि जब NEP के अंदर किस एक्ट को रिमूव कर दिया गया था, तो दोस्तों वो कौन सा था? MRTP। अब MRTP क्या होता है? MRTP होता है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों जो MRTP है ये कब लाया गया था भारत में? ये लाया गया था 1969 में। और जब NEP ने इसे कब हटाया? 1991 में इसे NEP के तहत हटा दिया गया था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, 3 उद्योग हैं जो डैश को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।
ठीक है, कि इनमें से किस चीज़ को छोड़कर जो बाकी वाले 3 है वो आरक्षित है, यानी कि वो रिजर्व्ड हैं। तो दोस्तों जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है वो भी रिजर्व्ड है, एटॉमिक भी रिजर्व्ड है और डिफेंस भी रिजर्व्ड है, और इनमें से जो रिजर्व्ड नहीं है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न है माल और सेवाओं के आदान प्रदान के संबंध में 2 से अधिक देशों के बीच समझौता क्या कहलाता है? बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ट्राइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इस मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत क्या होता है कि इस एग्रीमेंट के बाद जब हम इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं तो बिना किसी बाधा के हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, बाजार जिसमें सरकार और सार्वजनिक कंपनियों की प्रतिभूतियों का कारोबार होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है उसे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1991 में जब एनईपी किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर? तो जो एनईपी है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया था। तो करंटली आपको पूछा जाए कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमन। और जो हमारे होम मिनिस्टर है वो है अमित शाह। और जो फॉरेन मिनिस्टर है वो है सुब्रमण्यम जयशंकर। और प्राइम मिनिस्टर आपको सबको पता होगा कौन है? नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एमआरटीपी अधिनियम प्रभावी हो जाता है? तो वो किस वर्ष अधिनियम प्रभावित होता है? वो होता है 1970 में। एमआरटीपी क्या होता है दोस्तों? मोनोपोलाइज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये आया कब था? 1969 में आया था। और ये प्रभाव इफेक्ट में कब आया? 97 में। थोड़ा सा दोस्तों अगर ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि कब लाया गया तो आपने बोलना 1969 में। अगर पूछा जाए कि कब प्रभावित हुआ, कब प्रभावी हुआ ये, तो ये हुआ 1970 में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, संस्थाएं जो बचत की लामबंदी और आवंटन में संलग्न है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वो क्या होती है? फाइनेंशियल होती है, बैंक ओनली होती है, या कमर्शियल होती है, या फिर एजुकेशनल होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है फाइनेंशियल संस्थाएं होते हैं, वो इसमें संलग्न है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार का क्या मतलब है? तो दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार का क्या मतलब होता है? स्टॉक ऑफ इंडियन करेंसी, द स्टॉक ऑफ करेंसी ऑफ अदर मार्केट, या बॉम्बे स्टॉक रिजर्व, या नन ऑफ दी। तो दोस्तों सीधे सीधा विदेशी का मतलब होता है कि विदेशों में। तो यो इंडिया ये हमारा देश हुआ है, बॉम्बे भी हमारे देश में है। तो बचा क्या? द स्टॉक ऑफ करेंसी ऑफ अदर मार्केट। तो इसका सही उत्तर है द स्टॉक ऑफ करेंसी ऑफ अदर मार्केट। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निजी कंपनियों और संस्थानों को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी बेचना किसके नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है डिसइन्वेस्टमेंट नाम से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पीएसयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पीएसयू की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या उसे प्रोड्यूसिंग सेक्टर अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, प्राइवेट सेक्टर अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, फिर नन ऑफ दिस? तो दोस्तों इसे कहा जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों ये पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग है, इसे इस एक और नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग को क्या कहा जाता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के नाम से भी जाना जाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? यानी कि कौन इनमें से एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स की? कॉर्पोरेशन टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, या नन ऑफ दीज? तो दोस्तों जो डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल है वो है कॉर्पोरेशन टैक्स। जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो किस पे लगाया जाएगा? कंपनी की नेट इनकम पे लगाया जाता है। नेट इनकम ऑफ कंपनी, नेट इनकम पे लगाया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नई व्यापार नीति के तहत डैश के मामले को छोड़कर आयात लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि किस चीज़ को छोड़कर बाकी में आयात लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया? क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, या हैजर्ड्स एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्री? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है हैजर्ड्स एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्री। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस हालात में विश्व बैंक और आईएमएफ संकट के दौरान हमारी मदद करने के लिए सहमत होंगे? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है, रिड्यूसिंग ऑफ द गवर्नमेंट, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, या ऑल ऑफ दीज? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। कृपया वीडियो को लाइक
कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।